Unit 14 Tears, Idle Tears, written by Alfred Lord Tennyson. Question 1. Where did Tennyson get the idea for Tears, Idle Tears? इस पोएम को लिखने का आइडिया उनको टिंटन एबे से आता है. Question 2. Tears, Idle Tears is part of a large poem. What is the name of that poem and also state its basic theme? ये वाली पोएम कौन सी लार्ज पोएम का पार्ट है और इस पोएम की थीम के बारे में भी बताना है. टीयर्स आइडल टीयर्स एक लार्ज पोएम द प्रिंसेस का एक पार्ट है. टेनिसन द प्रिंसेस को लिखते हैं जिसमें वो डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेक्सेस और आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं कि वुमेन्स का राइट होना चाहिए, अधिकार है हायर एजुकेशन पाने का. क्वेश्चन 3. वाई डज द साइट ऑफ हैप्पी ऑटम फील्ड्स इवोक सैडनेस इन द पोइट्स हार्ट? कि जो हैप्पी ऑटम फील्ड्स हैं, जो खुश ऑटम फील्ड्स हैं, वो पोइट के अंदर सैडनेस क्यों भर देते हैं? स्पीकर ये स्टेट करते हैं कि वो रोते हैं, ड्राई करते हैं जब वो इन हैप्पी ऑटम फील्ड्स को देख के. एट फर्स्ट ये उनको बड़ा ही स्ट्रेंज लगता है, बड़ा ही अजीब लगता है कि इतनी खुशी वाली चीज़ को देख के उनकी आंखों में आंसू क्यों आते हैं. बट फैक्ट तो ये है वो इसीलिए दुखी हैं क्योंकि अब इन फील्ड्स को आगे आने वाली विंटर को फेस करना है जो बड़े ही हार्श हैं और ये अपने आप में इतना डिप्रेसिंग है. इसकी वजह से पोइट जो हैं वो सैड हो जाते हैं, ग्लूमी हो जाते हैं. सैड का मतलब है दुखी और ग्लूमी का मतलब है उदास. क्वेश्चन 4. डिस्क्राइब द मूड ऑफ द पोएम. टेनिसन्स पोएम टीयर्स आइडल टीयर, इसके अंदर काफ़ी सारे सिंबल्स और इमेजेस के रेफरेंस के साथ रिफ्लेक्ट किया गया है कि पोएम का मूड कैसा है. ग्लूम का मतलब है निराशा. निराशा उस एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करती है जो पोइट ऑडियंस को डिस्क्राइब करना चाहते हैं. ये इमेजेस बेटर है समझने के लिए इस पोएम को और ये रीडर्स को जो रीड करते हैं उनको एक विविड सेंस देता है कि क्या ऑथर पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं या क्या जो ऑथर बताना चाह रहे हैं. सैडनेस की इमेजेस थ्रू आउट द पोएम हैं और वो ऑथर की जो अर्ली हैप्पीनेस मेमोरीज थी उनके साथ कॉन्ट्रास्ट में है, मतलब भिन्न है. उनकी मेमोरीज तो बड़ी हैप्पीनेस वाली थी पहले वाली, लेकिन अब पूरी पोएम में सैडनेस है. आइडल टीयर्स ऑथर के वर्ल्ड को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं और ऑथर को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्यों जो ये वर्ल्ड है वो अभी भी मूव कर रहा है इतनी ट्रेजेडी वाले टाइम में. ट्रेजेडी का मतलब है त्रासदी. त्रासदी के टाइम में भी जो वर्ल्ड है वो अभी कैसे चल रहा है, कैसे स्टिल मूव कर रहा है. क्वेश्चन 5. वाई डज द पोइट रेफर टू द टीयर्स एज आइडल? पोइट टीयर्स को यहाँ पे आइडल क्यों बताते हैं? पोइट टीयर्स को आइडल डिस्क्राइब करते हैं. यह सजेस्ट करता है कि जो टीयर्स हैं वो किसी इमीडिएट आइडेंटिफाइबल ग्रीफ की वजह से नहीं कॉज हुए हैं. मतलब इमीडिएट का मतलब है तुरंत पहचाने जाने वाले दुख से वो नहीं आए हैं. क्वेश्चन 6. कमेंट ऑन द फॉर्म ऑफ द पोएम. इस पोएम को ब्लैंक वर्स में लिखा गया. ब्लैंक वर्स का मतलब है कोई राइमिंग स्कीम नहीं होना और ये अनराइम्ड है एम्बिक पेंटामीटर में. इसके अंदर 4 to 5 लाइन के स्टैंजर्स हैं, मतलब जो स्टैंजर्स हैं वो 4 से 5 लाइन के अंदर हैं. वो लास्ट लाइन द डेज दैट आर नो मोर से क्लोज होती है. पोएम को 4 इक्वल स्टैंजर्स के अंदर सेट किया गया है और इनको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है. ब्लैंक वर्स का बताया है मीनिंग कि ब्लैंक वर्स के अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं होती. क्वेश्चन 7. पॉइंट आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रेन इन दिस पोएम बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स. सिंस जो चारों स्टैंजास हैं वो लास्ट लाइन से ख़त्म होते हैं, जो लाइन है द डेज डेट आर नो मोर, इसका मीनिंग है वह दिन जो अब नहीं रहे. इस फ्रेज को रिफ्रेन की तरह रेफर किया जा सकता है. इस फ्रेज का रिपीटेशन होना कॉन्ट्रास्ट दिखाता है पास्ट के बारे में और प्रेजेंट के बारे में और इसको स्टैंजा में लास्ट में ऐड करने से यह पोएम में एक पैटर्न को क्रिएट करता है जो एक समरी की तरह भी काम करता है हर एक स्टैंजा के एंड में और पूरी पोएम के लिए भी, क्योंकि स्पीकर यहाँ पे डिस्कवर करते हैं कि उनके टीयर्स मतलब उनके आंसू उन दिनों के बारे में हैं जो अब नहीं रहे. ऐसा हो सकता है कि ये लाइन से पोइट का मतलब डेथ से भी हो सकता है और सिंपली लाइफ के उनके पास्ट के उन मोमेंट्स का भी हो सकता है जहाँ पर वो दोबारा नहीं जा सकते.
क्वेश्चन 8 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिवाइन डिस्पेयर? डिवाइन डिस्पेयर से आप क्या समझते हैं? डिवाइन डिस्पेयर का मतलब है दिव्य निराशा। ये फ्रेज एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब है विरोधाभास। यह पैराडॉक्स डिवाइन डिस्पेयर, इसको इंटरप्रिटेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये दो डिफरेंट वेज को दर्शाता है। पहला, इज़ इट गॉड हु इज़ डिस्पेयरिंग, कि क्या वो भगवान है जो निराशा कर रहे हैं, या और इज़ द डिस्पेयर इटसेल्फ डिवाइन, और क्या जो निराशा है वो खुद ही डिवाइन है या डिस्पेयर है। तो डिवाइन डिस्पेयर फ्रेज से हम दो इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं, इसीलिए इस फ्रेज को पैराडॉक्स कहा गया है। Question 9 which other poet has written a poem on the same location and how is his treatment of the subject different? कि कौन से पोइट हैं जिन्होंने एक पोएम लिखी है इसी सेम लोकेशन टिंटन एबे के बारे में, और उनका ट्रीटमेंट कैसा है सब्जेक्ट के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी थी टिंटन्स एबे, वो भी इसी लोकेशन से इंस्पायर्ड थी, जो एक सिमिलर थीम डेवलप करती हैं। ऑल्दो वर्ड्सवर्थ और टेनिसन दोनों ने पोएम जो लिखी है वो टिंटन एबे एक सेम प्लेस के बारे में लिखी हैं और पासेज ऑफ टाइम के बारे में बताया है, मतलब जो समय बीत गया है उसके बारे में बताया है। वर्ड्सवर्थ की पोएम की टोन कंटेंटमेंट की है, जबकि टेनिसन की पोएम लेमेंट की टोन में है। क्वेश्चन 10 पॉइंट आउट द पोर्शन ऑफ द पोएम वेयर द पोइट सीम्स टू बी अ लिटिल होपफुल। Is there any part of the poem which suggests that the poet believes in reincarnation? कि कौन सा पोर्शन पोएम का ऐसा है जहाँ पर पोइट थोड़े से होपफुल दिखते हैं, थोड़े से आशावादी दिखते हैं, कि क्या पोएम में कोई ऐसा भी पार्ट है जो सजेस्ट करता है कि पोइट रीइंकारनेशन में बिलीव करते हैं? आंसर, पोइट ये कहते हैं सेल पर गिरने वाली बीम उनके फ्रेंड्स को अंडरवर्ल्ड से बाहर ले आएगी, और ये लाइन हमें सजेस्ट करती है कि वो स्पिरिट्स में बिलीव करते हैं, आत्माओं में उनका भरोसा है। तो रीइंकारनेशन में उनका भरोसा हुआ। और बीम एक सिंबल है होप का, आशा का सिंबल है। बीम का मतलब यहाँ पे एक किरण से है, क्योंकि इस स्टैंजा की फर्स्ट 2 लाइन्स जो हैं वो होपफुल हैं, मतलब आशावादी हैं। क्वेश्चन आंसर्स का एंड होता है। समरी को आप देख लेना, पहले की वीडियो में कवर कर रखी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।